क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपके भरोसे को पूरी दुनिया के सामने तोड़ दे तो कैसा महसूस होता है? कल्पना कीजिए कि आपका सबसे बड़ा अपमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसने धोखे की राख से उठकर अपनी किस्मत को एक ऐसे अंदाज में लिखा कि दुनिया देखती रह गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह शक्ति, स्वाभिमान और एक शानदार वापसी की मिसाल है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप हमें कहां से और किस समय सुन रहे हैं। एक पल के लिए उस सबसे विनाशकारी दृश्य की कल्पना कीजिए जिसका सामना एक महिला कर सकती है। उसका पति, वह आदमी जिसने वेदी के सामने शाश्वत प्रेम की कसम खाई थी, गोवा फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर गर्व से अपनी प्रेमिका को दिखा रहा था, जबकि दुनिया भर के कैमरे इस बेशर्म धोखे के हर पल को कैद कर रहे थे। कैमरों की फ्लैशलाइट उसके व्यंग्यात्मक मुस्कान, उसकी कमर पर रखे उसके अधिकारपूर्ण हाथ और उन चुंबनों को रोशन कर रही थी जो कभी उसके हुआ करते थे और अब लाखों लोगों के सामने लाइव दिखाए जा रहे थे। लेकिन उसने यह कल्पना नहीं की थी कि उसकी पत्नी एक वीआईपी बॉक्स से सब कुछ देख रही थी और उसने पिछले 6 महीने बॉलीवुड के इतिहास का सबसे विस्तृत और विनाशकारी बदला लेने की तैयारी में बिताए थे। एक महिला जिसे कम आंका गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मृत मान लिया गया, वह एक अदम्य फीनिक्स की तरह राख से उठने वाली थी। ये कहानी है आद्रिका वर्मा की, उस महिला की जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान को वैश्विक अभिजात वर्ग के बीच देखी गई सबसे शानदार जीत में बदल दिया। अगर आप स्त्री के पुनरुत्थान की शक्ति में विश्वास करते हैं तो अभी लाइक करें, क्योंकि यह कहानी आपको पहले से लेकर आखिरी मिनट तक हैरान कर देगी। आद्रिका वर्मा हमेशा से जानती थीं कि वह सुर्खियों के लिए ही बनी है। 35 साल की उम्र में वह प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन मेहरा की पत्नी होने से कहीं ज्यादा थीं। वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कला संग्राहक थीं। 5 भाषाएं धारा प्रवाह बोलती थीं और उन्होंने छोटे अज्ञात कलाकारों को ऐसे नामों में बदल दिया था जो वैश्विक बाजार में लाखों का कारोबार करते थे। मुंबई में उनकी गैलरी, जो कोलाबा के शानदार इलाके में गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित थी, भारत के सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक स्थानों में से एक मानी जाती थी। बांद्रा में रोहन के साथ साझा किया गया अपार्टमेंट अरब सागर का एक विशेष दृश्य प्रस्तुत करता था। हर सुबह आद्रिका 6 बजे उठती, अपनी आयातित इतालवी मशीन में कॉफी बनाती और मनोरम खिड़कियों से शहर को जागते हुए देखती। दिनचर्या सावधानी पूर्वक व्यवस्थित थी। 6:30 बजे इमारत के निजी जिम में व्यायाम, एक ताजगी भरा स्नान और फिर गृह सहायिका माया देवी द्वारा तैयार किया गया स्वस्थ नाश्ता, और फिर वह अपनी रजत धूसर मर्सिडीज एस क्लास में अपनी गैलरी के लिए निकल जाती, जो उसके सुरुचिपूर्ण और शांत व्यक्तित्व को पूरी तरह से दर्शाती थी। रोहन दूसरी ओर अपनी सिनेमाई दुनिया में डूबा रहता था। गोवा में 3 पुरस्कार विजेता फिल्मों का निर्देशन करने के बाद वह समकालीन भारतीय सिनेमा में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। पिछले 2 सालों से वह अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक महाकाव्य नाटक विकसित कर रहा था, जिसका बजट 50 करोड़ रुपए था और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सितारे शामिल थे। उनके बीच 8 साल की शादी एक मुंबई की परिकथा की तरह शुरू हुई थी। वे जहांगीर आर्ट गैलरी में एक समकालीन कला प्रदर्शनी में मिले थे, जब आद्रिका 26 साल की थी और कला की दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रही थी। रोहन, जो तब 32 साल का था, उस बुद्धिमत्ता और जुनून से मोहित हो गया था जिसके साथ वह उभरते कलाकारों के काम के बारे में बात करती थी। 3 महीने बाद उसने उसे ताजमहल पैलेस होटल के सी लाउंज में रात के खाने के दौरान शादी का प्रस्ताव दिया, जहां से गेटवे ऑफ इंडिया का शानदार नजारा दिखता था। शुरुआती साल तीव्र और भावुक थे।
वे दुनिया भर के फिल्म समारोहों में एक साथ यात्रा करते थे। आद्रिका रोहन की फिल्मों से संबंधित विषयगत प्रदर्शनियों का आयोजन करती थी और उन्हें मुंबई के सबसे सुरुचिपूर्ण और बौद्धिक जोड़ों में से एक माना जाता था। उन्हें नियमित रूप से सामाजिक कार्यक्रमों में फोटो खिंचवाते देखा जाता था, हमेशा बेदाग कपड़े पहने हुए। वह अपने लंबे तांबे जैसे भूरे बालों के साथ, जो हमेशा परिष्कृत हेयर स्टाइल में सजे रहते थे, और वह अपनी न्यूनतम और सुरुचिपूर्ण शैली के साथ, जो उसका ट्रेडमार्क बन गया था। हालांकि पिछले 18 महीनों में आद्रिका ने अपने पति के व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव देखे थे। रोहन घर पर देर से आने लगा था, लंबे संपादन सत्रों या निर्माताओं के साथ बैठकों का दावा करते हुए। रात के खाने के दौरान उसका फोन लगातार बजता था और वह हमेशा जवाब देने के लिए दूर चला जाता, धीमी और रहस्यमय आवाज में बात करता। बातचीत के दौरान वह दूर लगता था, केवल एक शब्द में जवाब देता, जैसे कि उसका दिमाग हमेशा कहीं और हो। काम की यात्राएं भी अधिक लगातार और लंबी हो गई थीं। पहले रोहन हमेशा उसे अंतर्राष्ट्रीय समारोहों या फिल्मांकन सत्रों में साथ चलने के लिए आमंत्रित करता था, लेकिन अब वह दावा करता था कि उसके लिए गैलरी की देखभाल करना बेहतर होगा या यह उसके लिए बहुत थकाऊ होगा। आद्रिका, एक बुद्धिमान और चौकस महिला, ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ निश्चित रूप से गलत था, लेकिन उसने उस आदमी को संदेह का लाभ देने का फैसला किया जिससे वह प्यार करती थी। आद्रिका की गैलरी कला दर्पण 19वीं सदी की एक ऐतिहासिक इमारत में स्थित थी, जिसमें ऊंची सजी हुई छतें, बेदाग सफेद दीवारें और एक प्रकाश व्यवस्था थी जिसे विशेष रूप से प्रत्येक प्रदर्शित कलाकृति को उजागर करने के लिए विकसित किया गया था। उसने उस जगह को मुंबई के कलात्मक संदर्भ बिंदुओं में से एक में बदलने के लिए 3 साल की कड़ी मेहनत का निवेश किया था। उभरते कलाकार वहां अपने काम को प्रदर्शित करने का सपना देखते थे और अंतर्राष्ट्रीय संग्राहक शहर में होने पर हमेशा उसकी प्रदर्शनियों का दौरा करते थे। गैलरी की दूसरी मंजिल पर उसका कार्यालय, उसका व्यक्तिगत अभयारण्य था, जो समकालीन भारतीय डिजाइनर फर्नीचर से सजाया गया था। उसके पास कई भाषाओं में कला की किताबों वाली एक शेल्फ, एक करारा संगमरमर की काम की मेज और 2 इतालवी चमड़े की कुर्सियां थीं, जहां वह कलाकारों, संग्राहकों और विशेष पत्रकारों का स्वागत करती थी। दीवारें उन कलाकारों के कामों से सजी थीं जिन्हें उसने वर्षों से खोजा और बढ़ावा दिया था। एक मूल एम.एफ. हुसैन, जो उसे अपने माता पिता से शादी के तोहफे के रूप में मिला था। समकालीन भारतीय कलाकार अनीश कपूर की एक मूर्ति, जिसे उसने यूरोपीय बाजार में पेश किया था, और उसकी सबसे सफल प्रदर्शनियों की तस्वीरें। मार्च में एक मंगलवार को आद्रिका अपनी अगली प्रदर्शनी की सूची की समीक्षा कर रही थी जब उसे एक अप्रत्याशित कॉल आया। यह स्टारडस्ट पत्रिका की एक सांस्कृतिक पत्रकार मीरा खन्ना थीं, जिनके साथ उनके वर्षों से सौहार्दपूर्ण व्यावसायिक संबंध थे। आद्रिका, प्रिय, मुझे तुमसे तत्काल बात करने की जरूरत है। क्या हम व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं? मीरा की आवाज अजीब तरह से तनावपूर्ण लग रही थी। बेशक मीरा, क्या प्रदर्शनी पर लेख के साथ कुछ हुआ है? आद्रिका ने सहज रूप से अपनी मेज पर कागजात व्यवस्थित करते हुए जवाब दिया। यह काम के बारे में नहीं है आद्रिका, यह व्यक्तिगत है, बहुत व्यक्तिगत। क्या मैं अभी गैलरी में आ सकती हूं? 1 घंटे बाद मीरा स्पष्ट रूप से असहज गैलरी में पहुंची। वह 40 साल की एक सुरुचिपूर्ण महिला थी, जिसके सुनहरे बाल एक आधुनिक बॉब में कटे हुए थे और हमेशा बेदाग कपड़े पहने रहती थी। उस दिन हालांकि वह घबराई हुई लग रही थी, सीधे आंख से संपर्क करने से बच रही थी। आद्रिका, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूं वह बेहद नाजुक है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हें यह जानने का अधिकार है। मीरा ने जारी रखने से पहले एक गहरी सांस ली। 3 हफ्ते पहले मैं दुबई फिल्म समारोह को कवर कर रही थी और मैंने रोहन को वहां देखा। हाँ, उसने उल्लेख किया था कि वह कुछ पूर्व उत्पादन बैठकों के लिए जा रहा है। आद्रिका ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। वह अकेला नहीं था आद्रिका, वह एक बहुत छोटी महिला के साथ था, एक नई अभिनेत्री जिसका नाम कियारा देसाई है।
वे बहुत अंतरंग तरीके से व्यवहार कर रहे थे। यह एक पेशेवर रिश्ता नहीं था। आद्रिका की दुनिया थोड़ी कांपती हुई लगी। उसने अपने पेट में एक गांठ महसूस की, लेकिन अपनी शांति बनाए रखी। मीरा, रोहन कई अभिनेत्रियों के साथ काम करता है, शायद तुमने गलत समझा। आद्रिका प्रिय, वे बुर्ज अल अरब होटल के एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। मैंने उन्हें सुबह एक साथ बाहर निकलते देखा। उसने उसकी शर्ट पहनी हुई थी। इसके बाद जो खामोशी छाई वह बहरा कर देने वाली थी। आद्रिका ने अपनी नसों में खून को ठंडा महसूस किया, लेकिन उसका भाव अविचलित रहा। कला की दुनिया में नाजुक स्थितियों से निपटने के वर्षों के अनुभव ने उसे सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाया था। मैं समझती हूं, वह बस इतना ही कह सकी। और भी है, आद्रिका, मैंने फिल्म उद्योग के कुछ संपर्कों से सावधानी से बात की। जाहिरा तौर पर यह रिश्ता कई महीनों से चल रहा है। उसे उसकी नई फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए विचार किया जा रहा है। उस पल आद्रिका समझ गई कि उसका जीवन, जिसे उसने 8 वर्षों में इतनी सावधानी से बनाया था, बिखर रहा था। लेकिन उसके अंदर कुछ, एक ऐसी ताकत जिसके बारे में वह नहीं जानती थी कि उसके पास है, जागने लगी। यह दर्द, क्रोध और आश्चर्यजनक रूप से एक लौह संकल्प का मिश्रण था। मीरा, मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करती हूं। क्या मैं इस बातचीत पर तुम्हारी गोपनीयता पर भरोसा कर सकती हूं? बेशक आद्रिका, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, अभी के लिए मुझे बस इस जानकारी को संसाधित करने के लिए समय चाहिए। मीरा के जाने के बाद आद्रिका अपने कार्यालय में अकेली रह गई। खिड़की से मुंबई को देख रही थी। बांद्रा वर्ली सी लिंक दूर चमक रहा था। सड़कें जीवन से गुलजार थीं और सब कुछ 1 घंटे पहले जैसा ही लग रहा था। लेकिन उसके लिए दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। उस रात जब रोहन रात 11:30 बजे घर आया, तो आद्रिका शांति से बेडरूम की कुर्सी पर समकालीन अफ्रीकी कला पर एक किताब पढ़ रही थी। उसने लापरवाही से उसके माथे पर चूमा, एक थका देने वाले दिन के बारे में कुछ बुदबुदाया और सीधे बाथरूम में चला गया। जब उसने शॉवर की आवाज सुनी, तो आद्रिका ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। वह रोहन का तुरंत सामना नहीं करेगी। इसके बजाय वह कुछ बहुत अधिक चतुर और विनाशकारी करेगी। वह जांच करेगी, योजना बनाएगी, और जब सही समय होगा तो वह इस तरह से पलटवार करेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिरकार आद्रिका वर्मा आवेगी या भावुक होकर भारत की सबसे सम्मानित कला संग्राहकों में से एक नहीं बनी थी। वह रणनीतिक, धैर्यवान और जरूरत पड़ने पर अथक रूप से कुशल थी। और रोहन मेहरा यह पता लगाने वाला था कि उसकी पत्नी वास्तव में क्या करने में सक्षम थी। अगले 2 महीने आद्रिका के जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और रेवेलेटर अवधि में बदल गए। दिन के दौरान वह गैलरी में अपनी बेदाग दिनचर्या बनाए रखती थी, प्रदर्शनियों का आयोजन करती थी, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों का स्वागत करती थी और अपनी टीम की देखरेख उसी दक्षता के साथ करती थी। लेकिन रात में जब रोहन हमेशा देर से आता और उसके बहाने और भी विस्तृत होते जाते, तो वह एक सावधानी पूर्वक जांच के लिए खुद को समर्पित कर देती, जिसने एक ऐसी हकीकत को उजागर किया जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा घिनौनी थी। आद्रिका ने विवेकपूर्ण तरीके से विक्रम सिंह को काम पर रखा, जो सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले एक निजी अन्वेषक थे। विक्रम 50 साल के एक पूर्व पुलिसकर्मी थे, विचारशील और कुशल, जिनका कार्यालय अंधेरी में एक मामूली इमारत में था। उनकी विशेषज्ञता मुंबई के कलात्मक और सिनेमाई हलकों में बेवफाई पर नजर रखना थी, और उन्होंने अपने 15 साल के करियर में संपर्कों का एक प्रभावशाली नेटवर्क विकसित किया था। मैडम वर्मा, विक्रम ने अपनी पहली मुलाकात के दौरान समझाया, मैं आपकी स्थिति को पूरी तरह से समझता हूं। आपको यह समझने की जरूरत है कि मेरी जांच बिल्कुल गोपनीय होगी, लेकिन पूरी तरह से पारदर्शी भी। अगर मुझे कोई समझौताकारी सबूत मिलता है तो मैं आपको सब कुछ पेश करूंगा, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। विक्रम, मुझे पूरी सच्चाई चाहिए, चाहे वह कितनी भी विनाशकारी क्यों न हो। आद्रिका ने एक ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया जिसने खुद उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया। 3 हफ्तों में
विक्रम ने एक ऐसी फाइल तैयार की जिसने आद्रिका की अपनी शादी की छवि को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। रोहन का सिर्फ कियारा देसाई के साथ अफेयर नहीं था, वह व्यावहारिक रूप से एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। कियारा 24 साल की एक भारतीय अभिनेत्री थी जो दिल्ली में पैदा हुई थी और 2 साल पहले भारतीय सिनेमा को जीतने के सपनों के साथ मुंबई आई थी। लंबी, सांवली, लंबे काले बालों और मंत्रमुग्ध कर देने वाली हरी आंखों के साथ उसने 8 महीने पहले एक फिल्म समारोह में रोहन से मिलने से पहले स्वतंत्र प्रस्तुतियों में छोटी भूमिकाएं हासिल की थी। जिस बात ने आद्रिका को सबसे ज्यादा चौंकाया वह रिश्ते का विवरण था। रोहन ने जुहू के एक फैशनेबल इलाके में एक गुप्त अपार्टमेंट किराए पर लिया था, विशेष रूप से कियारा के साथ अपनी मुलाकातों के लिए। एक ऐतिहासिक इमारत में स्थित यह अपार्टमेंट उस न्यूनतम शैली से पूरी तरह से अलग तरीके से सजाया गया था जिसे वह और आद्रिका साझा करते थे। विंटेज फर्नीचर, समकालीन भारतीय कलाकृतियां, रसीले पौधे, जैसे कि उसने एक वैकल्पिक दुनिया बनाई हो जहां वह खुद का एक अलग संस्करण हो सकता है। और भी विनाशकारी, रोहन पूरी तरह से कियारा के करियर को वित्त पोषित कर रहा था। वह उसके अभिनय पाठ्यक्रमों, उसके आवास, उसके कपड़ों और यहां तक कि युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में विशेषज्ञता रखने वाली एक जनसंपर्क एजेंसी के लिए भी भुगतान कर रहा था। अन्वेषक ने रोहन के एक व्यक्तिगत खाते से नियमित बैंक हस्तांतरण की खोज की जिसके बारे में आद्रिका को बिल्कुल भी पता नहीं था। एक खाता जिसे उसकी फिल्मों के बजट से डेस्वियादो धन से भरा गया था। मैडम, आपको एक और बात जानने की जरूरत है, विक्रम ने अपनी अंतिम बैठक के दौरान तस्वीरों के साथ एक फोल्डर सौंपते हुए कहा। श्री मेहरा इस साल के गोवा फिल्म फेस्टिवल के लिए कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। मेरे सूत्रों से संकेत मिलता है कि वह मिस देसाई के साथ अपने रिश्ते की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने और साथ ही उसे अपनी नई फिल्म की नायिका के रूप में पेश करने का इरादा रखते हैं। आद्रिका ने चुपचाप तस्वीरों को पलटा। रोहन और कियारा रोमांटिक रेस्तरां में मुंबई की सड़कों पर हाथ में हाथ डाले चलते हुए गुप्त अपार्टमेंट के सामने एक दूसरे को जोश से चूमते हुए। आखिरी तस्वीर ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। वे दोनों बांद्रा में एक लग्जरी ज्वेलरी स्टोर में थे। कियारा सगाई की अंगूठियों की कोशिश कर रही थी। विक्रम, ये तस्वीरें कब ली गई? पिछले हफ्ते मैडम। जाहिरा तौर पर श्री मेहरा त्योहार के दौरान मिस देसाई को प्रपोज करने की योजना बना रहे हैं। उस पल आद्रिका समझ गई कि रोहन का सिर्फ एक अफेयर नहीं था, वह उसकी पूरी जगह लेने की साजिश रच रहा था। अपमान सार्वजनिक, अंतर्राष्ट्रीय और अंतिम होगा। वह उसे छोड़ी गई पूर्व पत्नी में बदलने की योजना बना रहा था, जबकि गर्व से अपनी युवा प्रेमिका को अपने कलात्मक जीवन की नई प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित कर रहा था। अगले हफ्तों में आद्रिका ने रोहन को पूरी तरह से नई आंखों से देखा। उसने देखा कि कैसे वह बेशर्मी से झूठ बोलता था जब वह पेशेवर प्रतिबद्धताओं का आविष्कार करता था, कैसे वह भोजन के दौरान लगातार अपना फोन जांचता था, कैसे उसका ध्यान हमेशा कहीं और लगता था। लेकिन और भी दर्दनाक, उसने महसूस किया कि कैसे उसने उसके साथ एक सोची समझी ठंडक के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जैसे कि वह जानबूझकर भावनात्मक दूरी बना रहा हो ताकि वह जिस गोलमाल की योजना बना रहा था उसे सुविधाजनक बनाया जा सके। एक रात जब रोहन एक और देर से आने के बाद उसके बगल में गहरी नींद सो रहा था, आद्रिका अपने बेडरूम की छत को देखती रही, अपनी 8 साल की शादी पर विचार करती रही। उसे रोमांटिक यात्राएं याद आईं, पेशेवर परियोजनाएं जो उन्होंने एक साथ विकसित की थीं, वे रातें जब वे देर तक जागकर कला, सिनेमा और साहित्य पर चर्चा करते थे। उसके लिए सब कुछ वास्तविक था, लेकिन जाहिरा तौर पर उसके लिए अपर्याप्त हो गया था। दर्द तीव्र था, लेकिन धीरे धीरे कुछ और शक्तिशाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने लगा। एक क्रिस्टल स्पष्ट रोष और एक अटूट दृढ़ संकल्प। आद्रिका समझ गई कि उसके सामने 2 विकल्प थे, या तो रोहन द्वारा नियोजित अपमान को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करे या इस तरह से पलटवार करे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने दूसरा विकल्प चुना। अगली सुबह आद्रिका ने मीरा खन्ना को फोन किया। मीरा,
मुझे तुम्हारी पेशेवर मदद की जरूरत है। मैं तुम्हें एक विशेष रिपोर्ट के लिए नियुक्त करना चाहती हूं, लेकिन मुझे सही समय तक पूर्ण गोपनीयता की जरूरत है। यह किस बारे में है, आद्रिका? मैं तुम्हें समकालीन भारतीय सिनेमा की सबसे विस्फोटक पर्दे के पीछे की कहानी तक विशेष पहुंच दूंगी, लेकिन मुझे इसे ठीक उसी समय प्रकाशित करने की जरूरत है जो मैं निर्दिष्ट करती हूं। यह दिलचस्प और संभावित रूप से खतरनाक लगता है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? रोहन मेहरा के साम्राज्य के पतन और आद्रिका वर्मा के पुनर्जन्म के बारे में क्या तुम रुचि रखती हो? लाइन के दूसरी तरफ मीरा जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप रही। मैं पूरी तरह से रुचि रखती हूं। अगले कुछ दिनों में आद्रिका ने एक ऐसी योजना तैयार करनी शुरू कर दी जो जितनी साहसी थी उतनी ही सावधानी पूर्वक भी थी। वह सिर्फ रोहन के धोखे को उजागर नहीं करने वाली थी, वह कुछ और अधिक परिष्कृत और विनाशकारी करने वाली थी। वह उसके द्वारा नियोजित अपमान को अपने जीवन की सबसे शानदार जीत में बदलने वाली थी। और चुना गया मंच ठीक वही होगा जहां रोहन ने उसे अपमानित करने की योजना बनाई थी, गोवा फिल्म फेस्टिवल। आप सबके निरंतर समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह की रोमांचक कहानियों का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आप तक और भी बेहतरीन कंटेंट पहुंचा सकें। अप्रैल का महीना मुंबई में एक असाधारण रूप से सुंदर वसंत लेकर आया, जिसमें गुलमोहर के पेड़ खिल रहे थे और एक सुनहरी धूप शहर को लगभग सिनेमाई रोशनी से नहला रही थी। अधिकांश मुंबईकरों के लिए यह नवीकरण और आशावाद का समय था। आद्रिका के लिए यह उसके अस्तित्व के सबसे मौलिक परिवर्तन के क्षण का प्रतिनिधित्व करता था। अंतिम खोज जिसने सब कुछ बदल दिया वह एक सामान्य सोमवार को हुई। आद्रिका अपने कार्यालय में दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही थी जब उसे अर्जुन खन्ना का फोन आया, जो यूरोपीय फिल्म उद्योग के सबसे शक्तिशाली कार्यकारी निर्माताओं में से एक थे और 5 साल से अधिक समय से दंपति के निजी दोस्त थे। आद्रिका प्रिय, मुझे तुमसे एक अत्यंत नाजुक स्थिति के बारे में बात करने की जरूरत है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज शर्मिंदगी से भरी हुई थी। अर्जुन, तुम मुझे चिंतित कर रहे हो, क्या हुआ? यह रोहन और उस युवा स्पेनिश अभिनेत्री के साथ की स्थिति के बारे में है। मुझे जानकारी मिली है कि वह गोवा में एक सार्वजनिक घोषणा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए विनाशकारी होगी। आद्रिका ने अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस किया, लेकिन अपनी आवाज को दृढ़ रखा। किस तरह की घोषणा? वह न केवल कियारा देसाई के साथ अपने रिश्ते की घोषणा करने का इरादा रखता है, बल्कि तुम दोनों के तलाक की भी। जाहिरा तौर पर उसने पहले ही वकीलों से सलाह ले ली है और एक कहानी तैयार कर रहा है कि शादी रचनात्मक मतभेदों के कारण स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गई और उसे अपनी कला के लिए एक नई प्रेरणा मिल गई है। आद्रिका का खून जम गया। अर्जुन, तुम्हें यह कैसे पता चला? मेरे उस जनसंपर्क एजेंसी में करीबी संपर्क है जो संचार रणनीति का आयोजन कर रही है। आद्रिका, एक और बात है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। वह उद्योग के लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम उसकी कलात्मक रचनात्मकता में बाधा डाल रही थी, कि तुम्हारी शादी एक निर्देशक के रूप में उसके विकास के लिए सीमित थी। उस पल आद्रिका समझ गई कि रोहन न केवल उसे बदलने की योजना बना रहा था, बल्कि वह उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने और सार्वजनिक रूप से अपने धोखे को सही ठहराने के लिए एक अभियान चला रहा था। वह एक गलत समझे गए कलाकार के रूप में देखा जाना चाहता था, जिसने एक छोटी और अधिक प्रेरक प्रेरणा की बाहों में स्वतंत्रता पाई। अर्जुन, क्या मैं जो करने वाली हूं उसमें तुम्हारी पूर्ण निष्ठा पर भरोसा कर सकती हूं? बेशक आद्रिका, पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए मैंने हमेशा तुमसे रोहन से ज्यादा प्रशंसा की है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इस तरह से वापसी करने वाली हूं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। उस रात महीनों में पहली बार आद्रिका ने सीधे रोहन का सामना किया। उसने लिविंग रूम में एक भारतीय रेड वाइन के गिलास के साथ उसका इंतजार किया, एक सुरुचिपूर्ण काली रेशम की पोशाक पहने हुए जो उसकी परिपक्व और परिष्कृत सुंदरता को बढ़ा रही थी। रोहन, हमें बात करने की जरूरत है, उसने कहा।
जब वह रात के 11:15 घर आया, एक बार फिर अपनी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के साथ समस्याओं का दावा करते हुए। आद्रिका, मैं थक गया हूं, क्या यह कल हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, बैठ जाओ कृपया। उसकी आवाज के लहजे ने उसे सचेत कर दिया। रोहन ने महीनों में पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता देखी जिसे उसने पहचाना नहीं। मैं कियारा देसाई के बारे में जानती हूं, आद्रिका ने बस इतना कहा। अपने पति के चेहरे को तुरंत पीला पड़ते हुए देखा। आद्रिका, मैं जुहू के अपार्टमेंट के बारे में जानती हूं। मैं उस पैसे के बारे में जानती हूं जिसे तुम उसके करियर को वित्त पोषित करने के लिए निकाल रहे हो। मैं गोवा के लिए तुम्हारी योजनाओं के बारे में जानती हूं। मैं सब कुछ जानती हूं रोहन। इसके बाद जो खामोशी छाई वह भारी और अंतिम थी। रोहन कुछ ही सेकंड में 10 साल बूढ़ा लग रहा था। तुम्हें कैसे पता चला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि तुम्हारे पास मुझे सच बताने के लिए 8 महीने थे। हमारी शादी के अंत के बारे में एक वयस्क बातचीत करने के लिए, एक सभ्य समझौते पर पहुंचने के लिए। इसके बजाय तुमने मुझे सबसे कायरतापूर्ण तरीके से सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का चुना। आद्रिका, तुम नहीं समझती। कियारा है। कियारा एक 24 साल की लड़की है जिसे तुम अपने घायल पुरुष अहंकार को बढ़ाने के लिए एक वस्तु के रूप में उपयोग कर रहे हो। लेकिन यह अब मेरी समस्या नहीं है रोहन। उसने उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन आद्रिका ने अपना हाथ उठाया, उसे रोक दिया। अब से तुम इस घर से बाहर निकलोगे। तुम अपनी प्रेमिका के साथ अपने गुप्त अपार्टमेंट में रह सकते हो। लेकिन उसने एक नाटकीय विराम लिया। उसकी आंखें एक लौह संकल्प के साथ चमक रही थीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे गोवा में अपमानित करोगे तो तुम बहुत गलत हो। मैं वहां रहूंगी और मैं तुम्हें और पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि आद्रिका वर्मा वास्तव में क्या करने में सक्षम है। आद्रिका, तुम नाटकीय हो रही हो। हम इसे एक सभ्य तरीके से हल कर सकते हैं। सभ्य? वह हंसी, एक ठंडी क्रिस्टल स्पष्ट ध्वनि। जब तुमने मेरे सार्वजनिक अपमान की साजिश रचने का फैसला किया तो तुमने सभ्यता का अधिकार खो दिया। अब तुम मेरे एक ऐसे संस्करण से मिलोगे जिसके अस्तित्व की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोहन उसी रात घर से निकल गया, केवल बुनियादी कपड़ों का एक सूटकेस लेकर। जब उसने दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी तो आद्रिका ने दर्द, राहत और एक शक्तिशाली ऊर्जा का एक जटिल मिश्रण महसूस किया जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। अगले दिनों में उसने पूरी तरह से अपना बदला लेने की योजना बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसने मीरा को फोन किया और कई गुप्त बैठकें निर्धारित की। उसने अर्जुन खन्ना और अन्य प्रभावशाली निर्माताओं से संपर्क किया जो हमेशा उसका सम्मान करते थे। उसने अपनी संपत्ति और अपनी गैलरी की रक्षा के लिए अपने निजी वकीलों से सलाह ली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने गोवा में एक ऐसी उपस्थिति की योजना बनाना शुरू कर दिया जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। मीरा, मैं चाहती हूं कि तुम सब कुछ दस्तावेजित करो। मेरे परिवर्तन का हर कदम, हर रणनीतिक कदम, मेरे पुनरुत्थान का हर पल। आद्रिका ने अपनी एक बैठक के दौरान समझाया। आद्रिका, क्या तुम निश्चित हो कि तुम अपने निजी जीवन को एक सार्वजनिक कहानी में बदलना चाहती हो? यह मेरे निजी जीवन को उजागर करने के बारे में नहीं है मीरा। यह दिखाने के बारे में है कि एक धोखा खाई महिला शानदार ढंग से खुद को फिर से खोज सकती है। यह साबित करने के बारे में है कि अपमान को शक्ति में बदला जा सकता है। यह उन अन्य महिलाओं को प्रेरित करने के बारे में है जो मेरे जैसी ही स्थिति से गुजरी हैं। अगले 2 हफ्तों में आद्रिका ने अपनी उपस्थिति और अपने पेशेवर जीवन में मौलिक बदलाव लागू किए। उसने प्रसिद्ध व्यक्तिगत स्टाइलिस्ट आदित्य राय को काम पर रखा जो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्रियों और भारतीय सोशलाइट्स के साथ काम करते थे। उसने अपने बालों का कट पूरी तरह से बदल दिया, एक अधिक आधुनिक और साहसी शैली अपनाई। उसने उभरते हुए डिजाइनरों के टुकड़ों के साथ अपनी अलमारी को नवीनीकृत किया जिन्हें उसने खुद खोजा और बढ़ावा दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी गैलरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने का फैसला किया। उसने लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो के निवेशकों से संपर्क किया। दुनिया की प्रमुख कलात्मक राजधानियों में
कला दर्पण की शाखाएं खोलने की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। उसकी बेदाग प्रतिष्ठा और उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के नेटवर्क ने उसे आश्चर्यजनक रूप से उदार प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। तुम सचमुच मेरी आंखों के सामने पुनर्जन्म ले रही हो, माया देवी, उसकी गृह सहायिका ने आद्रिका के परिवर्तन को देखते हुए टिप्पणी की। मैं पुनर्जन्म नहीं ले रही हूं माया, मैं आखिरकार वह बन रही हूं जो मैं हमेशा से थी, उस आज्ञाकारी पत्नी के नीचे जिसे मैं सोचती थी कि मुझे होना चाहिए। गोवा फिल्म फेस्टिवल से 2 हफ्ते पहले आद्रिका को जानकारी मिली कि रोहन शहर में बड़े धूमधाम से आने की योजना बना रहा था। ताज एक्सोटिका के प्रेसिडेंशियल स्वीट में कियारा के साथ रुक रहा था और उसने आधिकारिक तौर पर रिश्ते और नई फिल्म की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उत्तम, आद्रिका ने फोन पर अर्जुन से कहा। उसका प्रवेश जितना भव्य होगा, मेरी प्रतिक्रिया उतनी ही शानदार होगी। आद्रिका, क्या तुम निश्चित हो कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? गोवा उन लोगों के साथ निर्दयी हो सकता है जो खुद को सार्वजनिक रूप से उजागर करते हैं। अर्जुन, गोवा मुझे अगले 50 सालों तक याद रखेगा, लेकिन उन कारणों से नहीं जिनकी रोहन कल्पना कर रहा है। 2025 का गोवा फिल्म फेस्टिवल इतिहास के सबसे ग्लैमरस में से एक होने का वादा करता था। कोंकण तट भूमध्य सागरीय सूरज के नीचे उज्जवल था। फेस्टिवल पैलेस सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सितारों के आगमन के साथ गुलजार था और विश्व मीडिया सिनेमा, ग्लैमर और नाटक के 2 सप्ताह को कवर करने की तैयारी कर रहा था। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वह यह था कि त्योहार का सबसे बड़ा तमाशा पर्दे पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में होगा, जिसका अभिनय एक ऐसी महिला द्वारा किया जाएगा जिसके बारे में सभी ने सोचा था कि वह नष्ट हो गई है। आद्रिका मंगलवार को गोवा पहुंची, त्योहार की आधिकारिक शुरुआत से 3 दिन पहले। अन्य वर्षों के विपरीत, जब वह हमेशा ताज एक्सोटिका के पारंपरिक स्वीट में रोहन के साथ रुकती थी, उसने द लीला गोवा को चुना था, जो एक प्रसिद्ध संपत्ति है जिसमें यूरोपीय रॉयल्टी और दुनिया के सबसे विचारशील अरबपति आते हैं। उसके स्वीट से अरब सागर का मनोरम दृश्य था और इसे गोवा रिवेरा के क्लासिक परिष्कार के साथ सजाया गया था। आद्रिका का परिवर्तन प्रभावशाली था। उसके तांबे जैसे भूरे बालों को एक आधुनिक लंबे बॉब में काटा गया था, जो उसके चेहरे को पूरी तरह से फ्रेम करता था। उसकी नीली ग्रे आंखों को उजागर करता था। उसकी शैली सुरुचिपूर्ण रूढ़िवादी से परिष्कृत साहसी में विकसित हुई थी। आदित्य राय ने एक अलमारी बनाई थी जो स्थापित डिजाइनरों की कृतियों को युवा प्रतिभाओं के टुकड़ों के साथ मिलाती थी, जिन्हें उसने खुद खोजा था। एक अनूठी सौंदर्य शास्त्र का निर्माण किया जो एक साथ क्लासिक और समकालीन था। शारीरिक परिवर्तन से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी मुद्रा और उपस्थिति में बदलाव था। आद्रिका एक ऐसा आत्मविश्वास बिखेर रही थी जो उसके पास वर्षों से नहीं था, एक चुंबकीय ऊर्जा जो लोगों को तब मुड़ने पर मजबूर कर देती थी जब वह गुजरती थी। ऐसा था जैसे उसने खुद का एक प्रामाणिक संस्करण फिर से खोज लिया हो जो शादी के दौरान सोया हुआ था। मीरा, मैं चाहती हूं कि तुम अब से हर पल का दस्तावेजीकरण करो, आद्रिका ने होटल की छत पर दोपहर के भोजन के दौरान पत्रकार से कहा, जब वे नीले फिरोजा समुद्र में नौकायन करने वाली लग्जरी नौकाओं को देख रहे थे। यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, यह इस बात की कहानी है कि एक महिला अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान को सबसे शानदार जीत में कैसे बदल सकती है। आद्रिका, मुझे जानकारी मिली है कि रोहन गुरुवार को बड़े धूमधाम से पहुंचेगा। उसने कियारा के साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा करने और उसे अपनी नई फिल्म की नायिका के रूप में पेश करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। तुम कैसे जवाब देने का इरादा रखती हो? तुम्हें बाकी दुनिया के साथ ही पता चलेगा, लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूं कि यह अविस्मरणीय होगा। गोवा में पहले 2 दिनों के दौरान आद्रिका ने एक रणनीतिक रूप से नियोजित एजेंडे के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसने अपने नए कलात्मक विस्तार प्रस्ताव में रुचि रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं से मुलाकात की। उसने विभिन्न राष्ट्रीयताओं के प्रभावशाली कला समीक्षकों के साथ भोजन किया और विशेष कार्यक्रमों में विवेकपूर्ण तरीके से भाग लिया, जहां उसकी उपस्थिति ने जिज्ञासा और प्रशंसा पैदा की।
सबसे प्रभावशाली बैठक लंदन के एक एनआरआई अरबपति 52 वर्षीय विक्रांत सिंघानिया के साथ थी, जो समकालीन कला के संग्राहक और लंदन की सबसे बड़ी निजी दीर्घाओं में से एक के मालिक थे। विक्रांत ने वर्षों तक आद्रिका को उसके साथ काम करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी शादी और मुंबई में बनाए गए जीवन के प्रति वफादारी के कारण मना कर दिया था। आद्रिका वर्मा, विक्रांत ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में कहा, गोवा की खाड़ी में लंगर डाले अपनी निजी नौका पर बैठक के दौरान सम्मानपूर्वक उसका हाथ चूमते हुए, आखिरकार दुनिया को जीतने के लिए स्वतंत्र। विक्रांत हमेशा इतने सीधे, उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद यह वास्तव में विश्व स्तर पर सोचने का समय है। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो तुम्हें दिलचस्पी दे सकता है, एक साझेदारी जो तुम्हें पूर्वी यूरोप और एशिया में सबसे प्रभावशाली संग्राहक बना देगी। मैं मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, दुबई, हांगकांग के बारे में बात कर रहा हूं, एक अंतर्राष्ट्रीय कलात्मक साम्राज्य। प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए बिताए गए 3 घंटों के दौरान आद्रिका ने महसूस किया कि उसका जीवन उन तरीकों से विस्तारित होने वाला था जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। विक्रांत न केवल पेशेवर अवसर प्रदान कर रहा था, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर खुद को पूरी तरह से फिर से खोजने का मौका दे रहा था। मुझे विचार करने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता है, आद्रिका ने बैठक के अंत में कहा। बेशक, लेकिन जान लो कि तुम्हारे पेशेवर निर्णय के बावजूद तुम जो कर रही हो उसके लिए मेरी व्यक्तिगत प्रशंसा है। बदला जब वर्ग और बुद्धिमत्ता के साथ किया जाता है तो यह कला का एक रूप है। गुरुवार को रोहन ने गोवा में अपनी विजयी प्रविष्टि की, ठीक वैसे ही जैसे आद्रिका ने भविष्यवाणी की थी। वह एक काली लिमोसिन में ताज एक्सोटिका होटल पहुंचा, जिसके साथ कियारा देसाई थी, जिसने एक शानदार सफेद पोशाक और एक हीरे का हार पहना हुआ था, जिसे आद्रिका ने तुरंत पहचान लिया। यह एक ऐसा टुकड़ा था जिसे उसने खुद पिछले साल उसे खरीदने के लिए चुना था, यह दावा करते हुए कि यह भविष्य के एक विशेष उपहार के लिए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पैलेस डेस फेस्टिवल्स के मुख्य प्रेस रूम में दुनिया भर के पत्रकारों की उपस्थिति में हुई। रोहन ने एक बेदाग नेवी ब्लू सूट पहने कियारा को अपनी नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह उसकी अगली फिल्म आजादी की मशाल द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित महाकाव्य नाटक की नायिका होगी। मैंने कियारा में न केवल एक असाधारण अभिनेत्री पाई है, बल्कि एक साथी भी है जो वास्तव में मेरे कलात्मक दृष्टिकोण को समझती है, रोहन ने कैमरों के लिए घोषित किया, उसका हाथ अधिकार पूर्वक पकड़े हुए। कभी कभी हमें अपने दिल का अनुसरण करने का साहस करना पड़ता है, भले ही इसका मतलब कठिन विकल्प बनाना हो। जब आद्रिका के साथ उसकी शादी के बारे में सवाल किया गया तो रोहन ने उदासी की एक अभ्यास की हुई अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, आद्रिका एक अद्भुत महिला है, लेकिन हम अलग अलग दिशाओं में बढ़े। उसने हमेशा अपनी कला संग्रह की दुनिया को प्राथमिकता दी, जबकि मैं पूरी तरह से सिनेमा के लिए समर्पित हूं। हमने सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया ताकि हम दोनों अपने सच्चे जुनून का पीछा कर सकें। पत्रकारों के सवाल और तीखे हो गए। एक CNN रिपोर्टर ने सीधे पूछा, श्री मेहरा, आप और मिस देसाई कितने समय से साथ हैं? हमारे अलगाव के बाद पिछले कुछ महीनों में हमारा रिश्ता स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ, रोहन ने बेशर्मी से झूठ बोला। गोवा के दूसरी तरफ द लीला गोवा के अपने स्वीट की छत पर आद्रिका लैपटॉप पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, जिसके साथ मीरा और एक विचारशील कैमरामैन था जो उसकी प्रतिक्रियाओं का दस्तावेजीकरण कर रहा था। यह देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मीरा ने पूछा। मुक्त, आद्रिका ने शांति से जवाब दिया। उसने मुझे ठीक वही गोला बारूद दिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। उसी रात आद्रिका ने त्योहार में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। चुना गया कार्यक्रम तनिष्क की विशेष पार्टी थी, जो गोवा के सबसे शानदार संपत्तियों में से एक विला एफ्रोसी डी रॉथस्चाइल्ड में आयोजित की गई थी। पार्टी में केवल विश्व सिनेमा के शीर्ष स्तर के लोग शामिल थे। अरबपति निर्माता,
यूरोपीय रॉयल्टी और व्यक्तित्व जो वैश्विक मनोरंजन उद्योग को चलाते थे। आद्रिका एक चांदी की एस्टन मार्टिन DB11 में पहुंची जिसे वह खुद चला रही थी। स्वतंत्रता की एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली घोषणा। उसने एक पन्ना हरे रंग का गाउन पहना था जो भारतीय डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी की एक विशेष रचना थी जिसे उसने वर्षों पहले खोजा और बढ़ावा दिया था। यह टुकड़ा उसके सिलहूट को पूरी तरह से निखारता था और उसने इसे अपने व्यक्तिगत संग्रह से विंटेज गहनों और एक हर्मीस मगरमच्छ क्लच के साथ पूरक किया था। जिस क्षण वह मुख्य हॉल में दाखिल हुई वह सिनेमाई था। बातचीत रुक गई, लोग मुड़े, विचारशील फ्लैश चमकने लगे। आद्रिका एक ऐसी शान और आत्मविश्वास बिखेर रही थी जो धोखा खाई पत्नी की छवि के बिल्कुल विपरीत थी जिसे कई लोग खोजने की उम्मीद कर रहे थे। हे भगवान, आद्रिका, तुम बिल्कुल शानदार लग रही हो, सोफिया कोपोला ने उसे उत्साह से गले लगाते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैलरी का विस्तार कर रही हो। यह शानदार है। रात के दौरान आद्रिका से दर्जनों हस्तियों ने संपर्क किया जिन्होंने उसकी मुद्रा और शान के लिए वास्तविक प्रशंसा दिखाई। किसी ने भी सीधे रोहन के साथ की स्थिति का उल्लेख नहीं किया, लेकिन सभी ने एक स्पष्ट संदेश दिया। उसे अंतर्राष्ट्रीय कलात्मक समुदाय का सम्मान और समर्थन प्राप्त था। रात का मुख्य आकर्षण तब हुआ जब विक्रांत सिंघानिया पूर्णिमा द्वारा प्रकाशित समुद्र के दृश्य वाली विला की छत पर उसके पास पहुंचे। आद्रिका, क्या तुमने मेरे प्रस्ताव पर अपना निर्णय ले लिया है? हाँ विक्रांत, जवाब हाँ है, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या? मैं कल रात रोहन की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हमारी साझेदारी की आधिकारिक घोषणा करना चाहती हूं। विक्रांत तुरंत रणनीति को समझते हुए मुस्कुराया। शानदार, तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा चतुर हो। एक कारण है कि मैं 40 साल से पहले भारत की सबसे सम्मानित संग्राहकों में से एक बन गई। विक्रांत, समय ही सब कुछ है। शुक्रवार को आजादी की मशाल के प्रीमियर के दिन गोवा प्रत्याशा से गुलजार था। रोहन की फिल्म त्योहार की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी जिसका बजट 50 करोड़ रुपए था और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सितारे थे। स्क्रीनिंग ग्रैंड थिएटर लुमियर में होगी, जिसके बाद ताज एक्सोटिका होटल में एक विशेष पार्टी होगी। दिन के दौरान एक विशेष आश्चर्य के बारे में अफवाहें फैलने लगीं जो आद्रिका ने तैयार की थी। मीरा ने विवेकपूर्ण तरीके से खुलासा किया था कि संग्राहक एक महत्वपूर्ण घोषणा करेगी जो उसके अंतर्राष्ट्रीय करियर की दिशा बदल देगी। शाम 6 बजे प्रीमियर से 2 घंटे पहले आद्रिका ने द लीला गोवा की छत पर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दृश्य शानदार था। पृष्ठभूमि में अरब सागर, सुनहरा सूर्यास्त आकाश को नारंगी रंगों से रंग रहा था और आद्रिका केंद्र में एक ऐसा आत्मविश्वास बिखेर रही थी जो उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। देवियों और सज्जनों, उसने हिंदी में शुरू किया, फिर अंग्रेजी और स्पेनिश में दोहराया। आप एक युग के अंत के नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलात्मक क्रांति की शुरुआत के गवाह बनने वाले हैं। घोषणा अपनी सादगी और शान में विनाशकारी थी। आद्रिका ने दुनिया की सबसे बड़ी समकालीन कला दीर्घाओं का नेटवर्क बनाने के लिए विक्रांत सिंघानिया के साथ अपनी साझेदारी का खुलासा किया, जिसका मुख्यालय मुंबई में और शाखाएं मॉस्को, हांगकांग, दुबई, न्यूयॉर्क और लंदन में होंगी। प्रारंभिक निवेश 200 मिलियन यूरो होगा और वह वैश्विक कलात्मक निदेशक का पद संभालेगी। वर्षों तक मैंने अपनी दृष्टि को भारतीय बाजार तक सीमित रखा, आज मैं दुनिया को गले लगाती हूं, उसने घोषणा की, जबकि फोटोग्राफर लगातार तस्वीरें खींच रहे थे। और भी प्रभावशाली तब था जब उसने खुलासा किया कि इस परियोजना में युवा अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के लिए एक मेंटरशिप कार्यक्रम शामिल होगा, जिसमें छात्रवृत्ति और कलात्मक निवास होंगे जो पूरी तरह से नए नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित होंगे। मेरा मानना है कि कला में जीवन बदलने की शक्ति है, जैसे उसने मेरा बदला। मैं चाहती हूं कि अन्य कलाकारों को भी वे अवसर मिलें जो मुझे मिले, चाहे वे कहीं भी पैदा हुए हों या उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां कुछ भी हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन आद्रिका द्वारा यह घोषणा करने के साथ हुआ कि नए नेटवर्क की पहली प्रदर्शनी उन महिला कलाकारों की पूर्वव्यापी होगी
जिन्होंने क्रांतिकारी कार्यों को बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रतिकूलताओं को पार किया, जिसका शीर्षक था फीनिक्स राइजिंग, आर्ट बोर्न फ्रॉम एशेज। जब पत्रकारों ने उसके निजी जीवन के बारे में पूछा तो उसने एक ऐसे वाक्यांश के साथ जवाब दिया जो प्रतिष्ठित हो जाएगा, सबसे अच्छा बदला वह सफलता है जिसे हम अपने लिए हासिल करते हैं। मैंने दर्द को शक्ति में, अपमान को प्रेरणा में बदलने का चुना। अगर आप मानते हैं कि महिलाएं किसी भी विपत्ति को जीत में बदल सकती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आजादी की मशाल के प्रीमियर की रात गोवा फिल्म फेस्टिवल के हालिया इतिहास की सबसे चर्चित घटना बन गई, लेकिन उन कारणों से नहीं जिनकी रोहन ने कल्पना की थी। जब वह और कियारा फ्लैश और प्रत्याशा से घिरे ग्रैंड थिएटर लुमियर पहुंचे, ये मानते हुए कि अंततः उनकी महिमा की रात होगी, आद्रिका अपने शानदार प्रतिशोध के ग्रैंड फिनाले की साजिश रच रही थी। रोहन की फिल्म तकनीकी रूप से सक्षम होने के बावजूद स्क्रीनिंग में मौजूद विशेष आलोचकों से एक गुनगुनी प्रतिक्रिया मिली। बाद के कॉकटेल के दौरान फुसफुसाए गए कुछ विचारशील टिप्पणियों ने संकेत दिया कि काम में मौलिकता और भावनात्मक गहराई की कमी थी, जो उसके पिछले कामों की विशेषता थी। ऐसा था जैसे उसकी व्यक्तिगत उथल-पुथल ने उसकी कलात्मक रचनात्मकता से समझौता कर लिया हो। लेकिन रात का असली नाटक एक साथ दूसरी जगह हो रहा था। द लीला गोवा की छत पर आद्रिका लगभग 100 वीआईपी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय निर्माता, कला समीक्षक, अरबपति संग्राहक, प्रसिद्ध कलाकार और सांस्कृतिक दुनिया के प्रभावशाली व्यक्तित्व एक अंतरंग पार्टी के लिए, जो आधिकारिक तौर पर उसके नए वैश्विक उद्यम के शुभारंभ का जश्न मना रही थी। पार्टी शान और परिष्कार का एक आदर्श उदाहरण थी। वेटर मोएट एंड शैंडन शैंपेन और मिशेलिन तारांकित शेफ एलन डुकासे द्वारा तैयार किए गए कैनापे परोस रहे थे। एक स्ट्रिंग चौकड़ी विवेकपूर्ण तरीके से क्लासिक फ्रांसीसी रचनाएं बजा रही थी। नरम रोशनी ने भूमध्य सागर के शानदार दृश्य को उजागर किया, जिससे लगभग जादुई माहौल बन गया। आद्रिका मेहमानों के बीच एक ऐसी कृपा और स्वाभाविकता के साथ घूम रही थी जिसने सभी को प्रभावित किया। वह मुंबई के आलोचकों के साथ धारा प्रवाह हिंदी में, अमेरिकी निर्माताओं के साथ अंग्रेजी में, लैटिन कलाकारों के साथ स्पेनिश में और मिलान के संग्राहकों के साथ इतालवी में बातचीत कर रही थी। यह स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से अपने तत्व में थी, इस तरह से चमक रही थी जो वर्षों से नहीं हुआ था। आद्रिका, तुम सचमुच दीप्तिमान हो, मैरियन कॉटिलार्ड ने टिप्पणी की, जो वर्षों से दंपति की दोस्त थी। ऐसा है जैसे तुमने अपना सार फिर से खोज लिया हो मैरियन। कभी कभी हमें यह पता लगाने के लिए कुछ चीजें खोनी पड़ती हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। आद्रिका ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। रात का सबसे प्रभावशाली क्षण रात 11:30 बजे हुआ, जब विक्रांत सिंघानिया ने मेहमानों का ध्यान एक आधिकारिक टोस्ट बनाने के लिए आकर्षित किया। वह अपने काले टक्सीडो में प्रभावशाली दिख रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति के प्राकृतिक करिश्मे को बिखेर रहे थे जो व्यापारिक साम्राज्यों का नेतृत्व करने का आदी हो। देवियों और सज्जनों, उन्होंने अंग्रेजी में कहा। उनकी आवाज में एक सुरुचिपूर्ण रूसी लहजा था। आप कुछ असाधारण के जन्म के गवाह बन रहे हैं। आद्रिका वर्मा न केवल सबसे प्रतिभाशाली संग्राहकों में से एक हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं, वह एक दूरदर्शी हैं जो यह क्रांति लाने वाली है कि दुनिया समकालीन कला का अनुभव कैसे करती है। विक्रांत ने साझेदारी के विवरण का वर्णन करना जारी रखा। पहली गैलरी सितंबर में मॉस्को में खोली जाएगी, उसके बाद दिसंबर में हांगकांग और अगले साल मार्च में दुबई में। प्रत्येक स्थान वास्तुशिल्प रूप से अद्वितीय होगा, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया जाएगा और इमर्सिव कलात्मक अनुभवों के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने निष्कर्ष निकाला, आद्रिका को उन प्रदर्शनियों को क्यूरेट करने की पूर्ण रचनात्मक स्वतंत्रता होगी जो परंपराओं को चुनौती देती है और दुनिया के लिए नवीन कलात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जब आद्रिका टोस्ट का जवाब देने के लिए उठी तो छत पर सन्नाटा श्रद्धापूर्ण था। वह एक नेवी ब्लू गाउन में आश्चर्यजनक लग रही थी, जो उसके विंटेज मोती के गहनों के साथ पूरी तरह से विपरीत था।
उसके बालों को एक सुरुचिपूर्ण लो बन में स्टाइल किया गया था और उसके मेकअप ने उसकी आंखों को नाटकीय रूप से उजागर किया था। 6 महीने पहले उसने शुरू किया। उसकी आवाज स्पष्ट और भावुक थी। मैं एक ऐसी महिला थी जो अपनी ही ताकत भूल गई थी। मैंने खुद के एक छोटे संस्करण के साथ समझौता कर लिया था। अपने सपनों को उस जीवन को समायोजित करने के लिए सीमित कर दिया था जिसे मैं सोचती थी कि मुझे जीना चाहिए। उसने एक विराम लिया, अपने मेहमानों के चौकस चेहरों को देखते हुए। आज मैं समझती हूं कि कभी कभी जीवन के सबसे बड़े धोखे वास्तव में भेष में उपहार होते हैं। वे हमें अपने साहस, हमारी महत्वाकांक्षा और हमारे पुनर्जन्म की क्षमता को फिर से खोजने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद जो टोस्ट हुआ वह भावनात्मक और ऊर्जावान था। मेहमान न केवल एक नए कलात्मक उद्यम का जश्न मना रहे थे, वे एक असाधारण व्यक्तिगत परिवर्तन के गवाह बन रहे थे। इस बीच केवल 40 किलोमीटर दूर ताज एक्सोटिका होटल में रोहन के प्रीमियर के बाद की पार्टी उस क्रांतिकारी घटना के बारे में अफवाहों से प्रभावित हो रही थी जिसकी आद्रिका अगुवाई कर रही थी। उपस्थित पत्रकारों ने फोन पर उस साझेदारी की भयावहता के बारे में अपडेट प्राप्त करना शुरू कर दिया जिसकी उसने घोषणा की थी, और कई ने आद्रिका के कार्यक्रम तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए रोहन की पार्टी से समय से पहले माफी मांग ली। कियारा माहौल में बदलाव को महसूस करते हुए घबराकर रोहन से फुसफुसाई, हर कोई तुम्हारी पूर्व पत्नी के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्या यह हमारी रात नहीं होनी थी? रोहन ने अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए भींचे हुए दांतों के माध्यम से जवाब दिया। आद्रिका में हमेशा नाटकीय समय की समझ रही है। यह बीत जाएगा। लेकिन आंतरिक रूप से वह यह समझने लगा था कि उसने उस महिला को पूरी तरह से कम आंका था जिससे उसने 8 साल तक शादी की थी। जिस आद्रिका को वह जानता था वह सुरुचिपूर्ण और बुद्धिमान थी, लेकिन साथ ही आज्ञाकारी और पूर्वानुमानित भी थी। यह नया संस्करण रणनीतिक, साहसी और अथक रूप से महत्वाकांक्षी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने जाहिरा तौर पर कभी वास्तव में नहीं जाना था। इस बात की पुष्टि की उसने कहानी पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था तब हुई जब उसका एजेंट पार्टी के दौरान उसके पास आया, स्पष्ट रूप से चिंतित। रोहन, हमें बात करने की जरूरत है। मुझे 3 अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं से कॉल आए हैं जो अगले हफ्ते की बैठकें रद्द कर रहे हैं। जाहिरा तौर पर उन सभी को आद्रिका की नई परियोजनाओं के बारे में जानने के लिए निमंत्रण मिला है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने न केवल 1 अरबों की साझेदारी की घोषणा की है, बल्कि वह प्रयोगात्मक सिनेमाए परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की पेशकश कर रही है जो नवीन कलात्मक कथाओं का पता लगाती है। कई स्वतंत्र निर्देशक पहले से ही रुचि रखते हैं। उस पल रोहन समझ गया कि आद्रिका ने न केवल खुद को व्यक्तिगत रूप से फिर से खोजा था, बल्कि उसने खुद को रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उद्योग में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बनने के लिए स्थापित किया था। जबकि वह स्थापित सूत्रों के भीतर फिल्में बनाने से संतुष्ट था, वह एक ऐसा साम्राज्य बना रही थी जो वैश्विक समकालीन कला के भविष्य को आकार दे सकता था। आद्रिका की पार्टी सुबह 2 बजे समाप्त हुई। मेहमान अभी भी जाने के लिए अनिच्छुक थे। कई ने पेशेवर संपर्क बदले, भविष्य के सहयोग पर चर्चा की और आद्रिका के साहस और दूरदृष्टि के लिए वास्तविक प्रशंसा व्यक्त की। जब वह अंत में छत पर अकेली रह गई, दूर टिमटिमाती गोवा की रोशनी को देखते हुए, आद्रिका ने एक गहरी शांति महसूस की जिसका उसने वर्षों से अनुभव नहीं किया था। यह सिर्फ अच्छी तरह से निष्पादित प्रतिशोध की संतुष्टि नहीं थी, यह खुद को फिर से खोजने की खुशी थी। मीरा अंतिम साक्षात्कार के लिए उसके पास पहुंची, जो स्टारडस्ट के विशेष गोवा संस्करण में कवर स्टोरी के रूप में प्रकाशित होगी। आद्रिका, तुम इस क्षण कैसा महसूस कर रही हो? स्वतंत्र? मीरा, पूरी तरह से स्वतंत्र। वर्षों तक मैंने अपनी पहचान रोहन के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से परिभाषित की। अब मैं समझती हूं कि मेरा सबसे अच्छा संस्करण हमेशा यही था, मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम उसे कभी माफ करने का इरादा रखती हो? क्षमा का मतलब सुलह नहीं है मीरा,
मैं एक ऐसी स्थिति में वापस आए बिना क्रोध को छोड़ सकती हूं जो मुझे कम करती थी। रोहन ने मुझ पर एक एहसान किया, भले ही अनजाने में। उसने मुझे दिखाया कि मैं जो स्वीकार कर रही थी उससे कहीं ज्यादा की हकदार थी। और भविष्य के बारे में क्या? भविष्य, आद्रिका ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, असीम है। 35 साल की उम्र में मैं बस यह पता लगाना शुरू कर रही हूं कि मैं वास्तव में क्या करने में सक्षम हूं। 3 महीने बाद मॉस्को गैलरी एक प्रदर्शनी के साथ खोली गई जिसने उपस्थिति के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 6 महीने बाद आद्रिका को आर्ट फोरम पत्रिका द्वारा समकालीन कला की दुनिया में 10 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया। 1 साल बाद उसकी गैलरी का नेटवर्क एक वैश्विक संदर्भ बन गया था और उसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों में पदों के लिए विचार किया जा रहा था। रोहन ने दूसरी ओर अपनी फिल्म को मध्यम समीक्षाएं प्राप्त करते देखा और कियारा के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ गया जब उसने महसूस किया कि वह शक्तिशाली और दूरदर्शी आदमी नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। 2 साल बाद उसने आपसी दोस्तों के माध्यम से आद्रिका से संपर्क करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि वह अतीत की गलतियों के बारे में सभ्य तरीके से बात करना चाहता है। आद्रिका का जवाब उसके निजी सहायक के माध्यम से प्रसारित किया गया। मैडम वर्मा रुचि की सराहना करती है, लेकिन भविष्य की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनमें अतीत का पुनरीक्षण शामिल नहीं है। गोवा के 3 साल बाद CNN इंटरनेशनल के लिए एक साक्षात्कार के दौरान आद्रिका से पूछा गया कि उसने अपने अनुभव से सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा। मैंने सीखा कि हमें कभी भी दूसरों को हमारे मूल्य को परिभाषित करने या हमारे सपनों को सीमित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैंने सीखा कि धोखा, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, हमारे सबसे अच्छे संस्करण के लिए उत्प्रेरक बन सकता है। और मैंने सीखा कि सबसे शक्तिशाली बदला बस एक असाधारण जीवन जीना है। जब पूछा गया कि क्या उसके पास उन महिलाओं के लिए कोई संदेश है जो समान स्थितियों से गुजर रही है, तो आद्रिका ने पूर्ण विश्वास के साथ जवाब दिया, जिस महिला को आप बनना चाहती हैं वह आपके साहस के दूसरी तरफ इंतजार कर रही है। आप जो लायक हैं उससे कम स्वीकार न करें। नाजुक अहंकार को समायोजित करने के लिए छोटे जीवन के साथ समझौता न करें और याद रखें, आप किसी भी धोखे से ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा सक्षम हैं। अंतिम प्रतिबिंब, स्त्री परिवर्तन की शक्ति। आद्रिका वर्मा की कहानी सिखाती है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े विनाश हमारे सबसे बड़े विजय की नींव बन सकते हैं। वह हमें दिखाती है कि गरिमा हमें धोखा देने वालों को माफ करने से नहीं आती, बल्कि जब हम दावतों के लायक होते हैं तो टुकड़ों को स्वीकार करने से इनकार करने से आती है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार स्त्री महत्वाकांक्षा को कम करने की कोशिश करती है, आद्रिका ने विस्तार करना चुना। एक ऐसे समाज में जो उम्मीद करता है कि धोखा खाई महिलाएं स्थायी पीड़ित बन जाएंगी, वह एक विजेता में बदल गई। एक ऐसी संस्कृति में जो बिना शर्त क्षमा का महिमा मंडन करती है, उसने बिना शर्त आत्म प्रेम को चुना। सबसे वाकपटु बदला हमें चोट पहुंचाने वाले का विनाश नहीं है, यह एक ऐसे असाधारण जीवन का निर्माण है कि हमारी अपनी खुशी इस बात का प्रमाण बन जाती है कि हम शुरू से ही बहुत बेहतर के लायक थे। आद्रिका वर्मा न केवल धोखे से बची, उसने धोखे को एक छलांग, अपमान को प्रेरणा और दर्द को शक्ति में बदल दिया। और यह, प्रिय महिलाओं, सबसे सुंदर बदला है। इतनी पूरी तरह से और सफलतापूर्वक जीना कि जिसने हमें कम आंका, वह अपनी बाकी की जिंदगी यह सोचते हुए बिताता है कि उसने किसी इतने असाधारण को कैसे खो दिया। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इसे अन्य महिलाओं के साथ साझा करें जिन्हें अपनी ताकत याद रखने की जरूरत है। कभी कभी हमें यह याद रखने के लिए अन्य महिलाओं को जीतते हुए देखने की जरूरत होती है कि हम भी कर सकते हैं।